गुड आफ्टरनून बच्चों। आज 28 जनवरी 2025 को जेई मेंस का जो पेपर था उसका मेमोरी बेस एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, मेमोरी बेस क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन थोड़े से डिफर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि एम मास का कोई पेंडुलम है जो कि एल एन के धागे से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर हमको दे रखा है कि पेंडुलम को बिल्कुल स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है ना। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो इस बार ग्रेविटेशन फोर्स mg का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब देखो, ये जो पेंडुलम है शुरू में एक्स एक्सिस 60 डिग्री एंगल पर है। इसको हमने प्लस क्यू जितना चार्ज भी दे दिया है और अब पूरे सिस्टम पर ई का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया है जो कि एक्स डायरेक्शन में है। और चलो पेंडुलम को रेस्ट से रिलीज कर दिया है। बस बताओ, ई का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें रखे प्लस क्यू चार्ज वाले पेंडुलम पर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और कितना लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। तो इस फोर्स के कारण पेंडुलम ऐसा आगे की ओर घूमेगा। तो बस हमको देखना है कि जब पेंडुलम एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी वो देखना है। चलो इस टाइम पर इसकी स्पीड v फाइनल मान लेते हैं, कितनी होगी वो देखना है। तो बस आराम से बताओ, पेंडुलम को छोड़ दिया, फ्रीली मूव कर रहा है ना। फाइनल स्पीड के लिए बताओ, पेंडुलम के यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए क्या लगा देंगे, कोई बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई पोटेंशियल एनर्जी तो इन्वॉल्व है ही नहीं। तो बस पेंडुलम की इनिशियल से फाइनल तक के मोशन के लिए अपनी बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। मतलब इनिशियल से फाइनल तक के मोशन के ड्यूरिंग पेंडुलम पर सारे फोर्सेस का टोटल वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे फोर्स में केवल इलेक्ट्रिकल फोर्स का ही वर्क होगा और हमको होता है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स वैल्यू और डायरेक्शन में कंप्लीटली कांस्टेंट है। तो इसका वर्क सिंपली फोर्स इनटू उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो द इलेक्ट्रिकल फोर्स तो क्यू ई इंटू यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। तो वो हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। बता, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें हाइपोटेनस एल है, ये एंगल 60 डिग्री है। तो बस इसके साथ एंगल बन रहा है तो ये कितना होगा, L cos 60 मतलब L/2। बताओ, धागे की टोटल लेंथ L है, उसमें से L/2 चली गई तो ये लेंथ कितनी बचेगी, L माइनस L/2, तो ये भी L/2। तो बस यहाँ से यहाँ तक पेंडुलम का डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, लेकिन यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिकल फोर्स की डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, L/2। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी आगे और इसका एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट भी आगे, इससे इलेक्ट्रिकल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा और कितना होगा, फोर्स क्यू ई इंटू उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट L/2। बस सारे फोर्स का वर्क डन इतना आ गया और सारे फोर्स का टोटल वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस के इनिशियल 0। बस सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m को उधर ट्रांसफर करेंगे तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू ई एल ओपन m। तो v फाइनल इसका अंडर रूट क्यू ई एल बाय m, ये होगा फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखना। तो देखो, इस क्वेश्चन हमको दे रखा है कि दो थिन प्रिज्म है ना। ऑब्वियसली रिजल्टेंट डिविएशन 0 है, मतलब ऑब्वियसली दोनों थिन प्रिज्म उल्टे ही लगे होंगे। पहले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो 1.54 दे रखा है और दूसरे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 है। पहले का प्रिज्म एंगल 4 डिग्री है तो दूसरे का प्रिज्म एंगल कितना हो, ताकि जो मीन रे उसका रिजल्टेंट डिविएशन 0 हो जाए। तो बस सिंपली रिजल्टेंट डिविएशन निकालेंगे और उसको 0 कर देंगे। तो ऑब्वियसली दोनों प्रिज्म उल्टे रखें तो डिविएशन घट जाएंगे, तो इक्वलेंट डिविएशन कितना होगा, Δ1 माइनस Δ2। ठीक है, जहाँ Δ1 पहले प्रिज्म के कारण डिविएशन, डिविएशन मतलब मीन डिविएशन, वो कितना होगा, थिन प्रिज्म में से डिविएशन n माइनस 1 इंटू ए। तो पहले प्रिज्म के कारण रे का डिविएशन μ1 माइनस 1 इंटू ए1। μ1 तो 1.54 माइनस 1 इंटू ए1 कितना है, 4 माइनस
दूसरे प्रिज्म के कारण डिविएशन कितना होगा, म्यू टू माइनस 1 इंटू ए टू, म्यू टू तो 1.72 माइनस 1 इंटू ए टू निकालना है। और हमको दे रखा है कि दोनों प्रिज्म के कारण रिजल्टेंट डिविएशन 0 है, तो रिजल्टेंट डिविएशन को 0 कर देंगे। सॉल्व कर लेना, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 0.72 इंटू ए टू इक्वल टू 0.54 इंटू 4 डिग्री, ये 18 से कैंसिल, ये 3 और ये 4 से कैंसिल, इसको सॉल्व कर लेना तो ए टू इक्वल टू तुम्हारे पास 3 डिग्री, तो दूसरे प्रिज्म का प्रिज्म एंगल 3 डिग्री होगा, ये इजीली कर सकते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखना। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको पूछा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपन टॉर्क, इस पूरी चीज की डायमेंशन क्या होगी वो देखना है, और उस पूरी चीज की डायमेंशन m की पावर a, l की पावर -3 और t की पावर c हो, तो a और c की वैल्यू कितनी, मतलब इनडायरेक्टली हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और टॉर्क इनकी डायमेंशन ही निकालनी है। चलो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको पता है कि चाहे यंग मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, बल्क मॉडुलस हो, है ना, जितने भी इलास्टिक मॉडुलस होते हैं सबकी डायमेंशन तो सेम ही होगी। तो चलो आसानी के लिए हम यंग मॉडुलस की डायमेंशन निकाल लेते हैं। बस उसके लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिजल्ट यूज करेंगे। तो हमको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपन क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है स्ट्रेचिंग ओपन इनिशियल एंड। सबकी डायमेंशन रखेंगे तो यंग मॉडुलस की भी आ जाएगी। फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 अपन क्रॉस सेक्शन एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर, यंग मॉडुलस की निकालनी है। और स्ट्रेन, तो स्ट्रेचिंग ओपन इनिशियल लेंथ, स्ट्रेचिंग भी एक टाइप की लेंथ होती है, इनिशियल लेंथ भी एक टाइप की लेंथ होती है, इसलिए स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होगा, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन अपने पास कितनी आ गई, m1 l की पावर -1 t की पावर -2 ये आ गई। फिर टॉर्क की डायमेंशन, तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू आर्म लेंथ, तो बस फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t -2 इंटू आर्म लेंथ की डायमेंशन l, तो इससे टॉर्क की डायमेंशन अपने पास कितनी आ गई, m1 l2 t -2। बस अब हमको इलास्टिक मॉडुलस अपन टॉर्क की डायमेंशन देखनी है। तो इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन तो m1 l -1 t -2 अपन टॉर्क की डायमेंशन m1 l2 t -2, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, है ना, इसको डिवाइड करोगे तो m1 से m1 कैंसिल, तो m की पावर 0, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो l की पावर -3, और इसमें इसका डिवाइड करोगे तो t की पावर 0। तो इसमें कंपेयर करेंगे तो a का काम भी 0 करेगा और c का काम भी 0, तो ये फर्स्ट आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो आरसी चार्जिंग सर्किट है, ठीक है ना। आरसी चार्जिंग सर्किट में चार्ज टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है ना, तो इन कैपेसिटर का चार्ज टाइम के साथ किस टाइप चेंज करा उसका ग्राफ दे रखा है। तो जो सर्किट 1 है उसमें चार्ज टाइम के साथ ऐसे चेंज करा, और सर्किट 2 में चार्ज टाइम के साथ ऐसे चेंज कर रहा है। तो इनमें से किस सर्किट का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा और किस में स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पर स्टोर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, वो डिसाइड करना है। फिर इसमें हमको दे रखा है कि दोनों आरसी चार्जिंग सर्किट में बैटरी सेम यूज़ की है, मतलब बैटरी का जो ईएमएफ है वो दोनों में सेम है। बस हमको अच्छे पता है कि आरसी चार्जिंग सर्किट में, बना लेता हूँ ना, हमको होता है कि आरसी चार्जिंग सर्किट में कैपेसिटर का चार्ज से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, और हमको होता है कि चार्जिंग सर्किट में कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट चार्ज कितना होता है, Q इक्वल टू C। बस क्वेश्चन में ही दे रखा है कि बैटरी सेम यूज़ की है, मतलब दोनों का ईएमएफ तो सेम है। बस दोनों केस में ईएमएफ सेम है, मतलब जो भी स्टेडी स्टेट चार्ज होगा वो कैपेसिटर के प्रोपोर्शनल होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट सर्किट है उसमें स्टेडी स्टेट चार्ज कम है, तो फर्स्ट सर्किट का कैपेसिटेंस कम होगा।
और जो सेकेंड सर्किट है उसका स्टेडी स्टेट चार्ज ज़्यादा है, मतलब सेकेंड सर्किट का कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, मतलब पक्का है कि C2 ग्रेटर देन C1 होगा। फिर कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी तो होता है इस बार EMF सेम है, इसलिए कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला वोल्टेज की फॉर्म में क्या यूज़ करेंगे, हाफ CV स्क्वायर या हाफ C स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो तब बैटरी का EMF तो सेम है ना, बैटरी का EMF तो सेम है, तो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी भी कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शन होगी। तो जो सेकेंड सर्किट है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो C2 ग्रेटर देन C1 और U2 ग्रेटर देन U1। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखना। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दे रखा है कि एक तो प्रोटॉन है जो कि एक पार्टिकल होता है और उसके कंपटीशन में कोई फोटोन है दोनों की एनर्जी सेम है। तो बस हमको पूछा है कि प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और फोटोन का नॉर्मल वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा वो देखना है। तो इसको तो इजीली कर सकते हैं चलो पहले फोटोन की बात करते हैं। तो हमको पता है कि फोटोन का तो नॉर्मल वेवलेंथ डिफाइंड है और हमको होता है कि प्लैंक के लॉ के अकॉर्डिंग किसी है ना लाइट के किसी एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E इक्वल टू hc/λ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा फोटोन मतलब फोटोन का वेवलेंथ तो अपने पास कितना आ जाएगा, hc/E इतना आ जाएगा। अब चलो इसके कंपटीशन में प्रोटॉन की बात करते हैं। तो पता है कि प्रोटॉन तो एक पार्टिकल होता है, उसका नॉर्मल वेवलेंथ तो नहीं डिफाइंड है लेकिन उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिफाइंड है। इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको देखना है, उसके लिए पहले मोमेंटम देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि किसी प्रोटॉन की एनर्जी एनर्जी हो तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है ना, तो किसी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, p²/2m। तो इससे p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √2m या 2m लिख सकते हैं जब मास प्रोटॉन का है। तो बस किसी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी E हो तो उसका मोमेंटम √2m। तो बस इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है कि प्रोटॉन का नॉर्मल तो नहीं लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है, और किसी पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा, h/p, जहाँ p को क्या लिख सकते हैं, √2m की जगह E लिख सकते हैं। बस फोटोन का नॉर्मल वेवलेंथ आ गया, प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया। तो बस अब हमको पूछा है कि इसको उधर लिख देता हूँ, है ना तो अब हमको पूछा है कि प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इस फोटोन के नॉर्मल वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, डिवाइड कर लेते हैं। बताओ प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो कितना है, h/√2m के, और बताओ फोटोन का वेवलेंथ इतना है तो 1/λ फोटोन इसका उल्टा हो जाएगा, E/hc। तो h से h कैंसिल, तो इसको सॉल्व करके तुम रेशियो निकाल सकते हो ना, एक √e से एक √e कैंसिल, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1/c आ जाएगा, √e/ कितना आएगा, 2 मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये रेशियो तुम्हारे पास कौन सा आएगा, 1/c√e/2 मास ऑफ प्रोटॉन। सेकेंड आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में देखना। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है कोई सी रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ a और विड्थ b है। ये ऐसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के कॉर्नर पर प्लेट रखी हुई है ना, और हमको दे रखा है कि ये प्लेट नॉन यूनिफॉर्म है, इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया वो y के साथ तो चेंज कर ही नहीं रहा है लेकिन x कोऑर्डिनेट के साथ चेंज कर रहा है। और कैसे चेंज कर रहा है, सिग्मा नॉट x/ab ऐसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इधर x कोऑर्डिनेट कम है तो सरफेस मास डेंसिटी कम है, इधर x कोऑर्डिनेट ज़्यादा है तो सरफेस मास डेंसिटी ज़्यादा होगी, इस तरह से चेंज करिए। बस इसका सेंट्रोमास किधर होगा वो देखना है। तो चलो इतना तो हम कॉमन है ना, इतना तो यहाँ साफ साफ दिख ही रहा है कि सरफेस मास डेंसिटी y पे डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब जो भी सरफेस मास डेंसिटी है y के साथ तो यूनिफॉर्म है, y के साथ यूनिफॉर्म है, इसलिए सेंट्रोमास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो बिल्कुल बीच में होगा, मतलब b/2 पर होगा। तो ये तो हम शक्ल देखते ही बता सकते हैं कि सेंट्रोमास का y कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल बीच में मतलब b/2 पर ही होगा। बस
हमको सेंट्रोमास का केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है, मतलब हमको केवल एक्स सेंट्रोमास ही निकालना है। तो बस हमको अच्छे बताए कि बता एक्स सेंट्रोमास के लिए इंटीग्रेट करना होगा, और एक्स सेंट्रोमास कितना होगा, इंटीग्रेशन एक्स डीएम ऊपर इंटीग्रेशन डीएम, जहाँ डीएम छोटे से एलिमेंट का मास, तो उसके लिए पूरी प्लेट को ऐसी पतले पतले एलिमेंट में पतली पतली पट्टियों बांटना होगा ना, तो पूरी है ना, पूरी रेक्टेंगुलर प्लेट को ऐसी पतली पतली पट्टियों बांटते हैं, पतले पतले एलिमेंट में बांटते हैं। और चलो ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस की कोई पतली सी पट्टी लेते हैं, पतला सा एलिमेंट लेते हैं, ऑब्वियसली उसकी विड्थ b होगी। तो बस इसका एरिया देख सकते हैं ना, बताओ पतली सी पट्टी की लेंथ तो b है और विड्थ dx है, तो तब पतली पट्टी का एरिया कितना होगा, b dx, है ना। एरिया इतना हो गया, तो पतली पट्टी का मास भी देख सकते हैं, ठीक है ना। बताओ इसकी सरफेस मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया सिग्मा नॉट एक्स ओपन ए बी है, तो बी डी एक्स इतने एरिया में कितना मास होगा, सिग्मा नॉट एक्स ओपन ए बी इंटू बी डी एक्स ये होगा, तो बी से बी कैंसल, तो पतली पट्टी का मास अपने पास कितना आ गया, सिग्मा नॉट ओपन ए इंटू एक्स डी एक्स इतना आ गया, तो पतली पट्टी का मास इतना हो गया। बस अब एक्स सेंट्रोमास निकाल सकते हैं ना, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एक्स सेंट्रोमास कितना होगा, इंटीग्रेशन एक्स डी ओपन इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन एक्स, तो एक्स तो इस पतली पट्टी का एक्स कोऑर्डिनेट वो एक्स ही है, डीएम पतली पट्टी का मास कितना है, सिग्मा नॉट ओपन ए इंटू एक्स डी एक्स ओपन, नीचे भी इंटीग्रेशन डीएम की वैल्यू रखनी होगी। बताओ प्लेट का टोटल मास दिया होता तब तो इंटीग्रेशन डीएम को एम लिख देते, लेकिन टोटल मास नहीं दे रखा है तो नीचे भी डीएम की वैल्यू रखनी होगी, तो डीएम सिग्मा नॉट ओपन ए इंटू एक्स डी एक्स। और बताओ लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से ए तक। बताओ ये प्लेट कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, एक्स इक्वल टू जीरो से ए, तो लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो से ए। बस अब एक्स सेंट्रोमास के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सिग्मा नॉट ओपन ए तो कांस्टेंट है बाहर, इधर भी सिग्मा नॉट ओपन ए कांस्टेंट है बाहर, और ये सिग्मा नॉट ए से सिग्मा नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो कितना बचेगा, x इंटू एक्स मतलब x की पावर 2dx, x की पावर 2dx का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, अपर लिमिट रखेंगे तो a क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट रखेंगे 0, डिनोमिनेटर में x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट में x की जगह a रखेंगे तो a स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो 2a बाय 3 इतना आ गया, तो x सेंट्रोमास इतना आ गया। तो बस x सेंट्रोमास तो 2a बाई 3, और y डायरेक्शन में सरफेस मास डेंसिटी चेंज कर नहीं रही है, इसलिए सेंट्रोमास का y कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल बीच में होगा b बाई 2, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में देखना, तो इसमें हमको देखा आर रेडियस की कोई रिंग है जो कि वर्टिकल प्लेन में रखी हुई है, बिल्कुल फिक्स है, और इसमें हमने एम मास की किसी बीड को पिरो दिया है और दे रखा है कि बीड और रिंग के बीच सरफेस बिल्कुल स्मूथ है। अब देखो बीड के साथ हमने कोई हल्की स्प्रिंग लगा दी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग को खींच दिया है और खींच करके हमने इसके निचले सिरे को फिक्स कर दिया है, और बताना भूल गया कि ये जो स्प्रिंग है उसकी नेचुरल लेंथ आर है ना। अब देखो ये जो बीड है हाईएस्ट पॉइंट पर है ना, अब इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया और हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, छोड़ेंगे तो क्या होगा, बीड स्मूथली फिसलती हुई नीचे आएगी। तो बस हमको पूछा है कि जब बीड पोजीशन सी पर पहुंचेगी तब बीड की फाइनल स्पीड कितनी होगी वो देखना है। चलो शुरू में बीड इस पोजीशन में थी, इसको हम इनिशियल मान लेते हैं और इसको फाइनल, तो बस बीड की इनिशियल से फाइनल तक के मोशन के लिए बताओ हम क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब बीड को छोड़ दिया, पकड़ कर ही थोड़ी ले आ रहे हैं, छोड़ दिया हो तो बीड फ्रीली मूव कर रही है और उस पर फ्रिक्शन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो बस एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, है ना। सिंपली यहाँ से यहाँ तक बीड नीचे आ रही है मतलब उसकी पोटेंशियल जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक बीड की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलो पहले डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी,
तो एक तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी अलग और डिक्रीज इन स्प्रिंग पोटेंशियल जी अलग। पहले डिक्रीज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी, तो यहाँ से यहाँ तक बीड वर्टिकली कितना नीचे आ रही है, आर जितना नीचे आ रही है, तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी में तो डिक्रीज कितना होगा, एम जी आर। अब स्प्रिंग पोटेंशियल जी में डिक्रीज, तो स्प्रिंग पोटेंशियल डिक्रीज कितना होगा, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल जी माइनस फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल जी। चलो पहले इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल जी, तो बताओ इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ आर है और शुरू में इसकी एक्चुअल लेंथ 2r है, मतलब शुरू में स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग कितना होगा, 2r माइनस आर मतलब r। तो शुरू में स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग r है, तो शुरू में स्प्रिंग पोटेंशियल जी कितनी होगी, हाफ के इंटू आर स्क्वायर माइनस फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल जी, उसके लिए फाइनली स्ट्रेचिंग देखनी होगी। तो बताओ इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तो r है और फाइनली इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, √2r। तो फाइनली स्ट्रेचिंग कितनी होगी, √2r माइनस आर मतलब √2 माइनस 1 इंटू आर। तो फाइनल पोटेंशियल जी कितनी होगी, हाफ के इंटू फाइनली स्ट्रेचिंग √2 माइनस 1 आर का होल स्क्वायर इतनी होगी। ये तो है ना, ये तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास बीड की फाइनल स्पीड आ जाएगी। देख लेना फाइनल स्पीड आई थिंक इतनी आएगी, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में देखना, इसमें हमको दे रखा है कोई लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एल एन के सिलेंडर में से एक्सियली आगे बढ़ रही है। ठीक देखो पहले केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड 100 दे रखा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस सिलेंडर में फ्लो हो रही है उसकी लेंथ चलो एल मान लेते हैं, और इस सिलेंड्रिकल जो ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शन डायमीटर डी मान लेते हैं। ठीक है ना। अब सेकेंड केस में कोई दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो किसी दूसरे सिलेंड्रिकल ट्यूब के अंदर फ्लो कर रही है। ठीक है ना, तो उसका एम्पलीट्यूड अलग है ना, उसकी डायमीटर आधी है लेकिन लेंथ उतनी है। तो बस हमको पूछा है कि पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड 100 है, तो दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड कितना हो ताकि उस सिलेंडर के अंदर कंटेंट एनर्जी सेम हो, देखना है हमको। बस इनडायरेक्टली हमको सिलेंडर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी वो देखना है। बस आराम से बताओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सियली फ्लो हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी, और कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी इतनी होगी तो सिलेंडर के अंदर कंटेंट एनर्जी कितनी होगी, सिंपली एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो बताओ एनर्जी डेंसिटी तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बताओ चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी से करें या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी से करें, मीनिंग सेम ही निकलता है। तो एनर्जी डेंसिटी तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सिलेंडर के अंदर का वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू लेंथ एल। बस अब हमको दे रखा है कि ऐसी कैसी कोई दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसी दूसरे सिलेंडर के अंदर प्रोपेगेट कर रही है ना, और दोनों की एनर्जी सेम है। बस तुम बताओ कि हाफ कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहता है, पाई 4 ए कांस्टेंट, और दोनों सिलेंडर की लेंथ भी सेम है। तो होता है इस बार सिलेंडर के अंदर कंटेंट एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, ई स्क्वायर डी स्क्वायर इस पे डिपेंड कर रही है। बस हमको दे रखा है कि पहले और हमको दे रखा है कि पहले और दूसरे केस में सिलेंडर के अंदर कंटेंट एनर्जी सेम है तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी सेम होना चाहिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि E1 स्क्वायर इंटू डी वन स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर इंटू डी टू स्क्वायर। E1 पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, 100 स्क्वायर इंटू डी वन स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर इक्वल E2। दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड वो निकालना है तो E2 स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, और D2 कितना है, D/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास E2 इक्वल टू 200 आ जाएगा। मतलब जो सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका एम्पलीट्यूड 200 होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखना,
इसमें हमको दे रखा है कि 3 कार्नो इंजन है, ठीक है। पहला कार्नो इंजन 273 केल्विन से 373 केल्विन के बीच वर्क कर रहा है। दूसरा कार्नो इंजन 373 से 473 केल्विन के बीच, और तीसरा कार्नो इंजन 273 से 473 केल्विन के बीच वर्क कर रहा है। तो हमको देखना है कि तीनों कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी वो देखना है, और एफिशिएंसी के बारे में करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो है ना, हमको अच्छे पता है कि किसी भी कार्नो इंजन की एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है, 1 माइनस टी लेस ओपन टी मोर, या इसमें टी मोर को एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, टी मोर माइनस टी लेस ओपन टी मोर। तो बस तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, टी मोर माइनस टी लेस करोगे तो कितना आएगा 100 अपन टी मोर कितना है 373 हो गया। ऐसे ही दूसरे कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी, इसमें भी टी मोर माइनस टी लेस करोगे तो 100 अपन टी मोर करोगे तो 473, और तीसरे कार्नो इंजन की एफिशिएंसी भी टी मोर माइनस टी लेस, टी मोर माइनस टी लेस करोगे तो 200 अपन टी मोर 473। तो ये ईटा 1 ईटा 2 और ईटा 3 इतनी आ गए। बस हमको देखना है कि ये जो ईटा 3 है वो ईटा 1 ईटा 2 के एडिशन से ज़्यादा होगा या कम होगा वो देखना है। तो उसके लिए कर सकते हैं हम, है ना। एक तो ईटा 3 देखते हैं, ठीक है। तो बताओ ईटा 3 कितना है, 200 ओपन 473, 200 को 100 प्लस 100 लिख सकते हैं। तो ईटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 ओपन 473 प्लस 100 ओपन 473 लिख सकते हैं। और अब ईटा 1 प्लस ईटा 2 देखना है। तो ईटा 1 तो कितना है 100 ओपन 373 प्लस ईटा 2 कितना है 100 ओपन 473। तो बस ईटा 3 और ईटा 1 प्लस ईटा 2 में कौन ज़्यादा वो देखना है। तो बस अब तो कंपैरिजन साफ साफ दिख रहा है कि होता ये भी 100 ओपन 473 और ये भी 100 ओपन 473 है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर कम है तो ये चीज़ ज़्यादा है, तो ईटा 1 प्लस ईटा 2 ज़्यादा होगा, और इसमें डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये चीज़ कम होगी तो ईटा 3 कम होगा। तो ईटा 1 प्लस ईटा 2 ज़्यादा होगा और ईटा 3 कम होगा, तो ईटा 3 लेस देन ईटा 1 प्लस ईटा 2। ये फर्स्ट आंसर करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देखना। इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है वो हमको देखना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ती है, तो ये गलत है ना। हमको पता है कि लिक्विड में जो विस्कोस है, लॉजिकली पता है हमको कि लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है वो चिपकने के कारण होती है, मतलब कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के कारण होती है। तो किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसके कोहेसिव और एडेसिव फोर्स थोड़े से वीक हो जाएंगे, तो उसकी चिपकने की टेंडेंसी घटेगी, तो उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी घटेगा, डिक्रीज करेगा, जबकि इंक्रीज करेगा, ऐसा बोल रखा है। तो ये तो गलत हो गया। फिर किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी, ये सही है ना। हमको पता है कि लिक्विड में तो विस्कोसिटी चिपकने के कारण होती है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल चिपकते थोड़ी है। गैस मॉलिक्यूल में जो रेजिस्टिव फोर्स लगता है या जो विस्कस फोर्स लगता है वो लगातार टक्करों के कारण होता है। तो किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाए तो टक्करें बढ़ेंगी, मतलब टक्करों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो टांग अड़ाने वाला रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ेगा, तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाए तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, ये सही स्टेटमेंट है। थर्ड में कि कोई भी लिक्विड है तो उसके सरफेस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो अंदर वाले लिक्विड मॉलिक्यूल की एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो ये करेक्ट है ना। पढ़ा होगा यही सरफेस टेंशन का एक रीज़न होता है। ये पता होगा कि अंदर वाले जो लिक्विड मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल से घिरे होते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा एनर्जी के साथ बंधे होते हैं, मतलब लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा एनर्जी के साथ बंधे होते हैं, मतलब इनकी एनर्जी बड़ी नेगेटिव होती है। और सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है वो कम मॉलिक्यूल से बंधे होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी छोटी नेगेटिव होती है। सरफेस वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी छोटी नेगेटिव होती है, मतलब एक्चुअली ज़्यादा होती है। तो ये सही स्टेटमेंट है थर्ड। और फोर्थ में है कि किसी गैस का बल्क मॉडुलस प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ये भी करेक्ट है ना। पता होगा
गैस के बल्क मॉडुलस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, है ना। सिंपली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस तो प्रेशर में चेंज डीपी इक्वल टू बल्क मॉडुलस, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है कंप्रेशन ओपन इनिशियल वॉल्यूम मतलब माइनस डीवी बाई वी। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो गैस का बल्क मॉडुलस अपने पास कितना आ गया, माइनस वी इंटू डी पी बाय डी वी। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि गैस का बल्क मॉडुलस डी पी बाय डी वी पे डिपेंड करता है, मतलब पीवी में रिलेशन पे डिपेंड करेगा, और पीवी में रिलेशन पे डिपेंड करेगा मतलब प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। तो गैस का बल्क मॉडुलस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। आइसोबैरिक प्रोसेस करें तो चेंज इन प्रेशर जीरो तो बल्क मॉडुलस जीरो, आइसोकोरिक प्रोसेस करें तो बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट, आइसोथर्मल प्रोसेस करें तो बल्क मॉडुलस पी, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस गामा पी। तो गैस का बल्क मॉडुलस प्रोसेस पे डिपेंड करता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है ना, कलयुग है, गलत ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, हमने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन बता दिए। तो जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा हुआ ज़्यादा फुल मत जाना, जिन बच्चों का एग्जाम खराब हुआ दुखी मत होना। ठीक है, ध्यान रखिए जनवरी अटेम्प्ट के बाद सृष्टि खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम देने के बाद 1-2 दिन का ब्रेक लेकर के वापस अपने अप्रैल अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में लग जाना। बेस्ट विशेष।